गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस में। अभी हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट की क्लास का आज एक रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको पूरा सेक्शन 1 से लेकर 75 तक सेक्शन वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है। और बाकी जो आपका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है उसको भी आप लोग जरूर अटेंड करिए। जो भी क्वेश्चंस आपके लाइव क्लासेस में कराए जा रहे हैं उसको आप जरूर अटेंड करिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट से जो है बेयर एक्ट से भी देखेंगे, और ये आपकी जो क्लास है ये नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स आपको शेयर कर दी जाएगी। देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। यानी कि भारत में, अपनी इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज होंगे वो किसके द्वारा गवर्न होंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा, जो कब आया था? 1872 में आया था। और कौन सी डेट को आया था? 1 सितंबर ऑफ 1872। इन्फोर्समेंट डेट जो आपके एग्जाम में पूछता है, ये आप देख सकते हैं। The act came into effect from 1 September 1872 and applies to ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। और भारत में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन सभी पर ये अप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में आप देखिए, सबसे पहले आप कहा जाता है ये सेक्शन 2 के अंतर्गत आती हैं। पहला प्रपोजल कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज ए। उसके बाद एक्सेप्टेंस कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज बी। उसके बाद एग्रीमेंट कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। ठीक है। नेक्स्ट, ये रिवीजन क्लास है इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एक रैपिड रिवीजन कराया जा रहा है ताकि जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि समय अब हम लोग के पास कम बचा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये आपका पूछ लेता है वाइड एग्रीमेंट कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। और कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज एच। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद आ जाता है। एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। प्रपोजल क्या होता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब कोई इंसान अपनी इच्छा सामने वाले इंसान से जाहिर करता है कि मुझे ये काम करना है, क्या तुम मेरे साथ ये काम करोगे, फिर वो उस चीज पर जो है अपनी हामी भरता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रपोजल। अपनी इच्छा किसी सामने वाले दूसरे पर्सन पर जाहिर करना, व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है? प्रपोजल। ठीक। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस आ जाता है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes promise। एक्सेप्टेंस क्या होता है? मान लीजिए हमने आपको कोई काम करने के लिए कहा और आपने कह दिया कि हाँ ठीक है वो काम हम आपका करेंगे। जब आप ये चीज कह देते हैं तब उसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और जब आप हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो चीज क्या बन जाती है? प्रॉमिस। क्या बन जाती है? प्रॉमिस। यानी कि प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहां पर डिफाइंड है? एग्रीमेंट सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। 2 ई में डिफाइंड है एग्रीमेंट आपका। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। ये क्वेश्चन जो है आप मॉक टेस्ट में देखे भी होंगे, कल आपके क्वेश्चंस ये आए हुए थे कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और सिंपल वर्ड्स में देखें तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। कोई वचन यानी कि कोई वादा या फिर वादों का वादा, सेट अ सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन भी क्रिएट कर रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है? कंसिडरेशन वर्ड का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी
का प्रपोजल भाई साहब एक्सेप्ट करेंगे या कोई एग्रीमेंट आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है बदले में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो वही चीज क्या होता है, कंसीडरेशन उसको बोला जाता है। जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं, इट बिकम्स कंसीडरेशन। कंसीडर वर्ड से ही आपका बना है कंसीडरेशन। अगर आप किसी चीज को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें आपका कोई बेनिफिट है या किसी और के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हैं, ठीक, और बदले में आपको कुछ मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। इसका मैंने लीगल वर्ड भी आप लोग को बताया था, क्या बोलते हैं इसको, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू। इन सारी चीजों को आप जो है नोट डाउन करके रखिएगा। ये सारी चीजें आपको ऑप्शंस में दिख जाती है जब आपका ये क्वेश्चंस बनेगा तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है वाइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। वाइड एग्रीमेंट में क्या बोला गया है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो क्या होगा, वाइड होगा, यानी कि शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाइड का मतलब क्या होता है, शून्य। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या होगा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए और वो इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। तो हमने क्या क्या डिफिनेशन देखी, हमने देखा प्रपोजल क्या होता है, फिर एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर हमने देखा वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एग्रीमेंट क्या होता है, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो है, बट एक पार्टी जो है उसमें से क्या हो, बट दूसरी पार्टी की तरफ से वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सा चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नो, एवरी एग्रीमेंट्स इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं आपके, एक तो सोशल ऑब्लिगेशन और दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपने उससे वादा किया कि हम शाम को तुम्हारे साथ जो है चाय पर आएंगे। एक तरीके से उसने आपसे, मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि क्या तुम शाम को मेरे साथ चाय पीने चलोगे, प्रपोजल रखा, फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ चाय पीने चलेंगे। जब आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। कैसा एग्रीमेंट बना है, सोशल एग्रीमेंट बना है। इसमें कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, बट शाम जैसे ही होती है आपको कोई दूसरा काम याद आ जाता है, आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, सोशल, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी कवर्ड नहीं है, ठीक। बट लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन के द्वारा जो एग्रीमेंट होता है, कैसे, एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी आ जाती है कि आपको ये चीज करना ही करना है, ठीक, तो वो वही एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सोशल ऑब्लिगेशन वाला एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। शाम को आपने चाय पीने का वादा किया, आप नहीं पहुंच पाए, तो वो एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि आप जो है बाद में उसके लिए ऊपर केस कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टूगेदर टू द सिनेमा और फॉर अ वॉक और फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर्ड
अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी जो हमने आपको एग्जांपल बताया सेम वही चीज है कि अगर आप किसी के साथ वादा करते हैं हम सिनेमा देखने चलेंगे या फिर हम साथ में सुबह वॉक करने चलेंगे या फिर हम डिनर पर आपके साथ चलेंगे, तो ये सब कैसे सोशल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऐसा भी कोई भी एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज आल्सो नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए पति और पत्नी आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज, बहुत ही उम्दा ये लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा भैया, इसीलिए इसको रेड कलर से एकदम दर्शाया गया है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 10, सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जब इसेंशियल, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो पार्टीज हों वो कॉम्पिटेंट हों, 18 प्लस होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, और जो कंसिडरेशन है, जो कुछ भी बदले में मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। तीसरी चीज, जिस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और वो वाइड करार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी चीजें जो सेक्शन 10 के अंतर्गत तो नहीं दी गई हैं बट ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, इसेंशियल्स हैं, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड है। जैसे क्या है, दो पार्टीज होना जरूरी है, अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, सामने भी कोई एक पार्टी होगी। दूसरी चीज, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए उसमें, इंटेंशन क्रिएट करने का। तीसरी चीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, लिखा पढ़ी, ये सब कुछ उसमें होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सामने वाली भी पार्टी को समझ में आना चाहिए और दूसरे वाले भी पार्टी को समझ में आना चाहिए कि हमारे बीच किस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हर एक चीज एकदम कट एंड क्लियर होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए आप, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, आसमान से तारे लेकर आएंगे, तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, नहीं है। ठीक है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भैया आप उसको निभाने का भी अपने अंदर दमखम रखिए। ठीक है, चलिए, अभी हमने बताया आपको कि देयर शुड बी टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी ही चाहिए। ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, एक पार्टी के द्वारा ऑफर होगा। एक्सेप्टेंस, ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, जो भी ऑफर दिया जाएगा सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। लॉफुल कंसिडरेशन, द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए भैया। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अभी हम लोग इसको सेक्शन 23 में देखेंगे, सेक्शन 23 जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब। ठीक है, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल, जो भी ऑब्जेक्ट हो, जिस चीज को लेकर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है वो लीगल होना चाहिए। कॉम्पिटेंट, जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कौन सा सेक्शन ये कह रहा है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है आपको ये बता रहा है कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 18 प्लस होनी चाहिए। सच पर्सन शुड बी मेजर, 18 प्लस। सच पर्सन शुड बी आप साउंड माइंड होना चाहिए। सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या बताता है कि उसके दिमाग के 12 ना बजे हो भैया। ठीक है, उसको चीजें समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके दिमाग का 12 बजा हुआ और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 12 से याद रखिएगा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उसको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। ठीक है, कि आप उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं।
चलिए, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 7 में आपका 7 नंबर पे फ्री कंसेंट के बारे में बात करते हैं। फ्री कंसेंट क्या है? देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर किसी के साथ जो है क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करके माथे पर जो है गन लगा करके उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कराएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट कब फ्री कही जाएगी? व्हेन फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्सेंट, सेक्शन 14। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाके जो आपका कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले कोअर्सन, सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, फ्रॉड, सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18, मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22। ये सारी चीजें एब्सेंट होनी चाहिए, तब जाके फ्री कंसेंट आपका होगा। क्लियर? चलिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ये होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमने देख ही लिया। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। डिफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 हमने देख लिया। प्रपोजल जो है डिफाइंड है। टाइप्स ऑफ ऑफर देख लेते हैं, कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर और काउंटर ऑफर। ठीक है, फिर आ जाते हैं उसके बाद ये क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या होने चाहिए भैया? ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो भी आप ऑफर देंगे वो एक्सप्रेस होगा या फिर इशारे में होगा। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। जो भी ऑफर आप दें वो एकदम क्लियर हो, अस्पष्ट ना हो, एकदम अस्पष्ट हो। इस वर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा है, ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ रुपीज 5,000। दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर नॉट मेंशन। जैसे मान लीजिए कि भैया फल 5,000 रुपए किलो है, लेकिन क्या ये चीज क्लियर है, स्पष्ट है कि आम 5,000 रुपए किलो है, कि अमरूद 5,000 रुपए किलो है, कि लीची 5,000 रुपए किलो है? तो ये चीज क्या होनी चाहिए, जो भी आप ऑफर दे रहे हैं वो एकदम कट एंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए। ये देखिए ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये चीजें क्या होती है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, हिज अप्रूवल इज नोन एज एन ऑफर। सेम बात सेक्शन 2A में अभी हमने आपको बताया था। इनविटेशन टू ऑफर देख लेते हैं। जब एक पर्सन एक्सप्रेस करता है समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक ऑफर, हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि आप कोई ऑफर दीजिए या ऑफर करिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनविटेशन टू ऑफर। चलिए आगे देखते हैं। 2B में हमने जो है देखा था एक्सेप्टेंस क्या होता है। उसके बाद इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, ये क्वेश्चन जो है आपको मॉक टेस्ट में मिला होगा। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो कम्युनिकेट करेंगे आप उस चीज को। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब और रीजनेबल मोड। और क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। मान लीजिए कोई टाइम आपको दे दिया गया है, ठीक है, कि 10 बजे तक अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है कि जो भी रीजनेबल टाइम होगा, रीजनेबल टाइम जो भी दिया गया है बिफोर द ऑफर लैप्स, उसके पहले ही आपको उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे दी जाएगी। जैसे अभी हम कहें कि अभी ये जो हमारा बैच चल रहा है, ये रात के 10 बजे तक जो है 50% जो है ऑफ आपको मिलने वाला है, तो रात के 10 बजे तक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही 10 से 10:05 होगा वो ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर ही आपको रहकर उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। सॉरी सॉरी।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिसने आपको ऑफर दिया है आप उसी को एक्सेप्टेंस देंगे, किसी और को नहीं। ठीक है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अब देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर जो आता है, क्या चीज है। सबसे पहली चीज भैया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ठीक है। जब ऑफरी यानी कि जिसको आप ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, उसके नॉलेज में जब वो चीज आ जाएगी तब जाके आपका ऑफर कंप्लीट होगा। क्लियर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये भी क्वेश्चन जो है आपके मॉक टेस्ट में आया हुआ था, अगर आप लोग अटेंड किए होंगे तो। बियॉन्ड हिज रीच टू स्टॉप इट एंड अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, ऑफरर की तरफ से कब कंप्लीट होगी, जब वो जिस चीज को, मान लीजिए किसी चीज को आपने को पोस्ट करना है ऑफर के जरिए, तो आप जो है पोस्ट ऑफिस जाकर डाक ऑफिस में वो चीज दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो कंप्लीट है। और जब और जो ऑफरी है उसको जब इस चीज को नॉलेज हो जाएगी तो उसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है रिवोकेशन। Revocation of offer is valid before offeree puts the acceptance in course of transmission and it is out of his reach to stop it। कि आप उस ऑफर को तब तक ठुकरा सकते हैं जब तक कि सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड बिफोर एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है भैया, कि ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले ही, ठीक है, आप उस चीज को रिवोक कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड, कब तक वैलिड होगा, बिफोर एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। अब देखिए ये रिवोकेशन कैसे होता है, सेक्शन 6 आपको बताता है रिवोकेशन हाउ मेड, किसके द्वारा, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, कोई नोटिस आप भेजेंगे, ठीक है, बाय द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल रखा है, टू द अदर पार्टी, जिसको आपने प्रपोजल दिया है, या बाय द लैप्स ऑफ टाइम, या फिर एक समय निर्धारित किया गया था कि इस समय के अंदर अंदर तक आपको वो ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, या फिर बाय द फेलर ऑफ द एक्सेप्टर। इस तरीके से भी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होता है, क्या, अगर एक्सेप्टर जो है फेल हो गया, ठीक है, कोई फुलफिल कंडीशन को फिल करने में, टू एक्सेप्टेंस, या बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, या जिसने प्रपोजल रखा है वो पागल हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। इंसैनिटी मतलब पागलपन, डेथ मतलब उसकी मृत्यु हो गया। प्रपोजल कौन भैया, जो प्रपोजल रखने वाला है। ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मोड, या फिर ऑफर क्या हुआ है कि प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं हुआ है, एंड इफ नो मोड प्रेस्क्राइब in some usual and reasonable manner or the offer makes a counter offer। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन हमने आपको बार बार बता रहा हूं इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यों, ये सेक्शन 2 क्लॉज डी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हम आपको नहीं समझाएंगे, हमने आपको पहले भी बता दिया है। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, ये 3 तरीके का है। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। यानी कि जो चीज आपको बदले मिल रही है, तो पहले आपको कुछ मिल चुका होगा तब आप वो काम कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट में आपको बदले में कुछ मिल रहा है तब आप वो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, तब आप वो करें। इसी तरीके से 3 कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डिटेल में आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स आपको जो है प्रॉपर मिल जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ रैपिड रिविजन देख रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से। कंसिडरेशन में ये क्या कह रहा है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू कंसिडरेशन की होनी चाहिए। ठीक। इट मे बी एन एक्ट ऑब्स्टेंस और रिटर्न प्रॉमिस, प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज अ नेगेटिव एक्ट, प्रॉमिस टू नॉट टू रिफर द मैटर टू कोर्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब आइए, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 25 क्या कहता है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगे जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो देखेंगे अभी हम। पहली चीज क्या है, द जनरल रूल इज, ये मैक्सिम्स है आपकी, ठीक है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, कोई भी एग्रीमेंट है अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो कैसा होगा, वो वाइड होगा। ये मैक्सिम्स आप याद करिएगा, एक्स नूडो पैक्टो नॉन आर्टियर एक्टिव लिखा, थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इफ सलमान प्रॉमिस टू पे ऐश्वर्या, सल्लू भाई की बात आ गई, सलमान भाई क्या है, प्रॉमिस करते हैं ऐश्वर्या राय को पे करने के लिए 1000 विदाउट एनी ऑब्लिगेशन फ्रॉम ऐश्वर्या, ठीक है, बिना कुछ बदले में लिए हुए, देन इट विल बी वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि बदले में जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप भले ही आपने प्रॉमिस कर लिया कि हम तुमको 1000 रुपए देंगे, लेकिन विदाउट एनी ऑब्लिगेशन फ्रॉम ऐश्वर्या, तो ये गलत बात है, एज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम ऐश्वर्या टुवर्ड्स सलमान, ठीक है। चलिए इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है, अंडर फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। वाओ, क्या करे भैया कि अंडर फॉलोइंग केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, क्या होगा, वैलिड होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिना बदले में कुछ लिए भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। हाउ इज इट पॉसिबल, देखते हैं। प्रॉमिस मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर प्रॉमिस किया जा रहा है तो वहां पर कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा, ठीक। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस, promise made to pay a time bar debt, completed gifts, creation of agency, contract of guarantee, remission, तो ये सारी कंडीशंस हैं जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वैलिड होगा। आइए सेक्शन 13 देखते हैं। बार बार कह रहा हूं ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पूरा हमको रिवाइज कराना है। डिटेल में देखने के लिए आपको जो है एक अलग से, मैंने पहले भी क्लासेस शायद आपकी ली हुई है, आप उसको एक बार जाके देख लीजिए। सेक्शन 13 क्या है, टू आर मोर पर्सन, जब आप बैच ज्वाइन करेंगे उसमें डिटेल क्लास है, आप उसको एक बार जो है ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। सेक्शन 13 क्या है, टू आर मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब दो और दो से अधिक लोग क्या हो, एक ही चीज पर क्या हो, एक्सेप्टेंस उनकी हो, तो क्या बोला जाता है भैया, कंसेंट, ठीक है। व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, अभी आपको बताया गया क्या क्या नहीं होना चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए, एंडो इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्सन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कोर्सन क्या है भैया, कोर्सन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडेन प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड, जबकि जब आपका क्या हो गया है, बीएनएस, ठीक है, अगेंस्ट अनदर पर्सन, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आईपीसी के द्वारा या फिर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो हमारा है उसके द्वारा वो फॉरबिडेन है, मना किया गया, जैसे किसी की हत्या करना, मर्डर करना, रेप करना, किसी को किडनैप करना, ये सब क्या, इट इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कमिटिंग कर रहे हैं, तो वो कोर्सन के अंतर्गत आता है, या फिर आप धमकी दे रहे हैं, ठीक है, एनी एक्ट। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, अनलॉफुल डिटेनिंग, गैर तरीके से आप जो है किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर तुम ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, अनलॉफुल डिटेनिंग। या फिर धमकी आप दे रहे हैं, ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, इस नजरिए से कि आप सामने वाले की एक्सेप्टेंस ले सकें, ठीक है, कंसेंट ले सकें, उसकी एक्सेप्टेंस, तो ये सब क्या है भैया, कोर्सन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई कंसेंट ली गई है,
कोर्सन के जरिए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 19 क्या बता रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 19 में क्या बता रहा है भैया, एग्रीमेंट क्या होगा, वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसकी तरफ से वो एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट होगा, वाइडेबल होगा। ठीक, एग्रीव्ड पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शंस होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। इफ द एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, he must return या restore all the benefits received by such person। समझ में आया, ठीक है। अब आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, सेक्शन 16 क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड caused by undue influence where the relations subsisting existing between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। मतलब कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट दो पार्टीज है, एक पार्टी ऐसी है कि सामने वाली पार्टी के ऊपर वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट कर सकती है, उस पोजीशन का फायदा उठा करके वो उससे एक्सेप्टेंस ले लेता है, कंसेंट ले लेता है। तो ऐसा अगर कोई कंसेंट ली गई है तो ये सारी चीजें कैसे होंगी भैया, वैलिड नहीं होंगी। मान लीजिए जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम क्या समझाएं, मान लीजिए जैसे टीचर हैं आपके कोई टीचर्स हैं, आप एक स्टूडेंट है, तो टीचर क्या है, डोमिनेटिंग स्टेट में है, और वो उस चीज का अगर फायदा उठाकर कहे कि भैया हम तुम्हारे टीचर, अगर तुम मेरी ये बात नहीं माने तो मैं तुम्हारा असाइनमेंट, मैं तुमको कम नंबर दूंगा, मैं तुमको इस एग्जाम में कम नंबर दूंगा, मैं तुमको फेल कर दूंगा। तो अपनी पोजीशन का अगर वो गलत फायदा उठा करके, ठीक है, आपसे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, तो किस कैटेगरी में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जब कोई इंसान अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर सामने वाली पार्टी पर डोमिनेट करके उससे कंसर्न लेता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आता है, और ऐसी चीजें वैलिड नहीं है। समझ में आया, चलिए। सेम वही चीज है, डोमिनेटिंग पोजीशन क्या होती है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंसेंट। उसके बाद आ जाइए फ्रॉड, सेक्शन 17। सब कुछ करिएगा, सेक्शन 17 मत करिएगा किसी के साथ, यानी कि किसी के साथ आप फ्रॉड मत करिएगा। ठीक है, क्या नहीं करेंगे आप, फ्रॉड, 17 में खतरा है। ठीक, मीनिंग ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट with his convenience or by his agent with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into the contract। कोई ऐसी पार्टी है जो उसका इंटेंशन पहले से ही है कि हम सामने वाली पार्टी को क्या करेंगे, डिसीव करेंगे, धोखा देंगे, चाहे अपने एजेंट के साथ या अपने पार्टी मेंबर के साथ, किसी भी तरीके से मिलकर। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कोई भी ऐसा सजेशन, कोई भी ऐसा फैक्ट बताया जा रहा है जो कि ट्रू नहीं है, सत्य नहीं, वो सब क्या है, फ्रॉड ही है। ठीक है, क्या साइलेंस फ्रॉड है, इज साइलेंस इज फ्रॉड, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। ठीक है, ये वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि साइलेंस जो है फ्रॉड कब होगा। क्या फैक्टर है भैया, नॉर्मली स्पीकिंग साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, नॉर्मली जैसे जो बोलता है तो साइलेंट रहता है, तो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। However, silence will be considered as fraud in the following situations। लेकिन ये कुछ ऐसी 3 सिचुएशंस हैं जहां पर शांत रहना भी फ्रॉड माना जाएगा। सिचुएशंस क्या है, when there is a duty to speak, जब आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था कि आप उस चीज पर बोले, बट आपने नहीं बोला, तो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड वेयर देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जब परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, कुछ भी चेंज हो रहा है, उस समय आपको बोलना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बोला। ठीक है, तो वो सब क्या आएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है, चलिए। अब अगर फ्रॉड हुआ है किसी के साथ भैया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, सेक्शन 19 में भी यही चीज मेंशन है। क्या एग्रीमेंट कैसा होगा, वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी,
अब इस पहले ही हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके पास ऑप्शन होगा क्या करने का, कैंसिल करने का, किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट करना। सेक्शन 18 क्या करा, अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली, a representation when wrongly made either inconsistently or intentionally is a misrepresentation. When it is made innocently or unintentionally, it is misrepresentation, and when made intentionally or willfully, it is fraud. अगर किसी चीज को इनोसेंट वे में आपने गलत प्रेजेंट कर दिया तो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इनोसेंटली ना होकर इंटेंशनली किया है तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग एनी स्टेटमेंट एज ट्रू बट एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जो कि सत्य नहीं है बट आप उसको सत्य बता रहे हैं, तो वो सब क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। कौन से सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेक्शन 18, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट, सेक्शन 19 इस सबके इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। कभी भी इफेक्ट से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट, अगर मिसरिप्रेजेंट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, साइलेंस हुआ है, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट होगा कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 19, ठीक है। चलिए मिस्टेक, मिस्टेक भी दो तरीके से, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23, नोट्स आपको शेयर कर दी जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जहां पर भी आप ज्वाइन होंगे वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 23 क्या कह रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। क्या है, दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो ये फॉरबिडन बाय लॉ, कब अनलॉफुल होगा, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा, कानून के द्वारा वो मना किया गया है। इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर उस चीज का नेचर ऐसा है कि हम मना तो नहीं है बट अगर हम उसको परमिशन दे देते हैं तो क्या होगा, लॉ, कानून को वो तोड़ देगा। क्या होगा, कानून को वो तोड़ देगा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो कानून को तोड़ने का काम करेगा। तो ऐसी भी चीजें पहले से ही क्या होंगी भैया, अनलॉफुल की कैटेगरी में आएंगी। इस फ्रॉडलेंट या फिर कोई चीज क्या है, फ्रॉड की कैटेगरी में है। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। या फिर आप किसी पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को आप इंजरी पहुंचा रहा है या फिर उसको क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करने में अगर इन्वॉल्व है, तो ऐसा भी कैटेगरी में क्या है, लीगल, वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अनलॉफुल की कैटेगरी में आएगा। या फिर कोर्ट कह दे कि ये भैया ये चीज क्या है, इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या फिर जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, तब भी वो सब कुछ क्या आएगा, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अनलॉफुल की कैटेगरी में वो आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, वाइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है भैया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है। एंड इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा, इंटायरली वाइड होगा, पूरी तरीके से शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, शून्य। नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू एन इलीगल एग्रीमेंट, द मैक्सिम इज, ये देखिए मैक्सिम्स नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, एक्स टू बी कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्शंस, ठीक है, कि फ्रॉम एन एविल कॉज नो एक्शन अराइजेस, ठीक है। अगर पहले से ही आप गलत हैं, ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट ये किए हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो फिर उसमें अगर कोई नुकसान या कुछ भी होता है तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।
मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर एन इलीगल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, आपने कोई पैसा किसी ऐसे इलीगल काम में लगा दिया या ट्रांसफर कर दिया, तो फिर बाद में किसी ऐसे एग्रीमेंट में लगा दिया, तो बाद में अगर आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो क्या वो रिकवर नहीं होगा। ये कुछ मैगजीम्स इसमें मैंने जो है आपके लिए नोट डाउन करी है, ये मैगजीम्स जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मैगजीम्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये देखिए, ये सारी मैगजीम्स हैं, इसको आप जो है नोट डाउन करके लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको करा दे रहे हैं। वाइड एग्रीमेंट देख लीजिए। वाइड एग्रीमेंट्स क्या होता है? वाइड एग्रीमेंट्स एग्जाम में आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। अभी जब आप एलएलबी वगैरह जब आप करेंगे, एलएलबी या बीएलएलबी, तो ये सब कुछ आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम यही चीज है, यही क्लास भी आप देख कर जाएंगे तो आपका एलएलबी का एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट्स क्या है? फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन। अगर कोई इनकम्पिटेंट पर्सन, इनकम्पिटेंट मतलब सेक्शन 11 की कैटेगरी में, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात करता है, सेक्शन 11 क्या कहता है भैया? 18 साल प्लस होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26। अगर सेक्शन 26 के अंतर्गत कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो कैसा एग्रीमेंट होगा? ये वाइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी में बाधा डालने का कोई एग्रीमेंट, सेक्शन 26। आगे आ जाते हैं। ये सब वाइड एग्रीमेंट का कैटेगरी है। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अलग अलग इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज है। वाइड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 क्या होगा? वाइड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मेड अंडर ए बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20। ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, वो भी वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27। एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल सेक्शन 23। ये सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वाइड एग्रीमेंट होंगे। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 कैसा एग्रीमेंट होगा? वाइड एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 24 क्या है? एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल सेक्शन 24 वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वाइड एग्रीमेंट सेक्शन 25। अभी हमने आपको बताया विदाउट कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, बट इट इज वैलिड इन लव एंड अफेक्शन। ठीक है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो कार्य ही करना इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, आसमान से ये ला के दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में चांद ला के रख दूंगा, तो ऐसा ये सब कोई कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं? इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वाइड एग्रीमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए। वेदरिंग एग्रीमेंट, वेदरिंग एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है भैया? हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग इसका क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, बेयर एक्ट जब आप ओपन करेंगे ये जो है आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्ड क्लास जो है, आप डिटेल्ड क्लास देखने के लिए चलिए सेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, बहुत तेज हो रहे हैं राजा जी। क्या है भैया? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज सर्टेन ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज क्या है? विच आर टू बी परफॉर्म, परफॉर्म करने की, ठीक है, बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट।
When both the parties to the contract fulfill their obligation towards each other, the contract is said to be performed. जब दोनों पार्टीज जो है अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर देंगी, तब ये कहा जाएगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, परफॉर्म हो गया है. When both the parties to the contract have performed their obligations, the contract is said to be discharged by performance. ठीक है. Who will perform the contract? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? सेक्शन 40 बताता है क्या, प्रोमिसर हिमसेल्फ. वादा किया है तो निभाना पड़ेगा. अब भाई जो प्रोमिसर है, जिसने वादा किया है, तो निभाना तो उसी को पड़ेगा ना. क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल्स एंड इफ द प्रोमिसर डाइज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड. ठीक है. प्रोमिसर हिमसेल्फ तो करेगा, ठीक है, अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो. लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल स्किल्स पर बेस्ड है, लेकिन जो प्रोमिसर था वो जब उसी की डेथ हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा. जैसे मान लीजिए माइकल जैक्सन जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे होते कि हम आपकी शादी में आके डांस करेंगे, ठीक है, बट माइकल जैक्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उस शादी में वो नहीं पहुंच पाए. तब जिस तरीके से माइकल जैक्सन डांस कर सकते हैं, उस तरीके से तो कोई नहीं कर सकता. तो बेस्ड ऑन किस किस पर था, उनकी पर्सनल स्किल पर था. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा. क्यों, क्यों भैया, क्यों वाइड हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल स्किल्स. ठीक है. और प्रोमिसर क्या हो गया, डाइज, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड. और कौन परफॉर्म कर सकता है, एजेंट ऑफ प्रोमिसर, जो प्रॉमिस किया होगा उसका कोई एजेंट है, ठीक है, तो वो परफॉर्म कर सकता है. थर्ड पर्सन इफ प्रोमिसी परमिट्स, अगर वादा करने वाला जो है परमिट करता है, तो कोई थर्ड पर्सन भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है. अब ये देखिए, धमाल मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे. आदि भैया क्या है, आदि भैया हमारे सर्किट भाई क्या कहते हैं, आदि प्रॉमिस टू पे मानव. मानव को क्या कहते हैं, हम तुमको 5,000 रुपए देंगे. आदि में परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ गिविंग 5,000 रुपीज टू मानव. ठीक है, मानव को वादा कर लिया कि 5,000 रुपए देंगे. अब या तो आदि खुद दे, या अपने एजेंट से दिलवाए, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो उससे दिलवाए भैया. तो आइदर बाय हिमसेल्फ और ही मे अपॉइंट एजेंट टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन. वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, चाहे तुम निभाओ, चाहे तुम्हारे खानदान वाले निभाए, चाहे तुम्हारा कोई एजेंट निभाए. ठीक है. अब भैया तुमने वादा किया था 5,000 देने का, तो देने का. चलिए, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये कौन बताता है, टाइम एंड प्लेस कौन बताता है, सेक्शन 46 टू 50, 46 से 50 का जो ये कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, ये आपको बताता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, सेक्शन 46. ठीक है. उसके बाद क्या है, हाँ इसको देखते हैं क्या है. सेक्शन 46 क्या कह रहा है, वेयर द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम. ठीक है. क्या है भैया कि वेयर द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, कोई वादा किया गया था कि इसको जो है परफॉर्म करने का, लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया था, किसी टाइम में परफॉर्म करना है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करने पड़ेगा एक विद इन अ रीजनेबल टाइम. जो रीजनेबल समय है उसी के अंदर ही आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा. रीजनेबल टाइम डिफर्स केस टू केस एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट देन कोर्ट विल डिसाइड द रीजनेबल टाइम. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी भैया रीजनेबल टाइम क्या है. ठीक है, क्योंकि रीजनेबल टाइम डिफर टू डिफर द केस, डिफर टू डिफर द कॉन्ट्रैक्ट. समय समय की बात है. टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, सेक्शन 47 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि where the promise is said to be performed on fixed day। क्या कह रहा है? ऑन फिक्स्ड डे। देखिए जब आप लोग बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट बार बार करो, बेयर एक्ट रीड करेंगे तो ये एंट्रेंस नहीं, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन बेयर एक्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। बेयर एक्ट ही से पढ़िएगा, आज नहीं एलएलबी जब करने लगिएगा तब भी बेयर एक्ट से ही पढ़िएगा। बेयर एक्ट जो है, जितनी भी बेयर एक्ट्स है, चाहे वो आईपीसी को सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट या जिसकी भी हो, वो सब कानून की गीता और कुरान उसको मान के चलिए, उससे बाहर कुछ नहीं। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, then the promiser may perform the promise on that day during business hours and such place as specified। Example, मुकेश प्रॉमिस करते हैं टू डिलीवर गुड्स एज राहुल। मुकेश जो है वादा करते हैं, मुकेश जी क्या वादा कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं कि राहुल का जहां भी घर है ऑन द 1 जनवरी हम क्या करेंगे? सामान को पहुंचाएंगे, डिलीवर ऑफ गुड्स ऑन दैट डे। और उसी दिन मुकेश जो है brings the goods to Rahul's warehouse but after the usual hour for closing it and they are not received, Mukesh has not performed his promise। ठीक है, क्या समझ में आया? कि भैया मुकेश जी ने वादा किया था, क्या वादा किया था? डिलीवर ऑफ गुड्स एट राहुल्स हाउस ऑन द 1 जनवरी, ऑन दैट डे। और उस दिन मुकेश जो है सामान को लाते हैं राहुल के घर, बट आफ्टर द यूजुअल आवर, ठीक है, बंद होने के कारण, फॉर क्लोजिंग इट एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, और उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो मुकेश हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, मुकेश ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। ठीक, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस की बात सेक्शन 48 भी आपका करता है क्या? एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट proper time and place, section 48। when a promise is said to be performed on a certain day and for that promisee has to make application to promiser, then it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business। ठीक है, 48 कह रहा है कि भैया जब एक वादा हो परफॉर्म करने का कि एक निश्चित दिन पर, और फॉर दैट प्रॉमिस हैज टू मेक एप्लीकेशन देना है किसको? प्रॉमिसर को। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसी की क्या है? ड्यूटी है टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस, जो भी क्या है? प्रॉपर समय और प्लेस विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, और जो भी उसके बिजनेस का यूजुअल आवर्स है उसी के अंतर्गत ही आपको उस चीज को परफॉर्म करना है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस of promise where no application to be made and no place fixed for performance, section 49। क्या कह रहा है? when a promise is said to be performed without application by the promisee and place of performance is not fixed, then it is the duty of the promiser to apply the promise to appoint a reasonable place for the performance of the promise। क्या मतलब हुआ? कि अगर कोई प्लेस फिक्स्ड भी नहीं है तो किसकी ड्यूटी है? ये प्रॉमिसर की, कि क्या एक अपॉइंट करे एक रीजनेबल प्लेस और अपने परफॉर्मेंस और अपने वादे को निभाए। क्लियर? जगह नहीं बताई गई है तो जगह का निर्धारण कौन करेगा? वादा करने वाला, जो वादा जिसको निभाना है कि भैया इस जगह पर इस समय हम इस वादे को निभाएंगे। ठीक है, समय नहीं बताया गया है, फिर भी आपको एक रीजनेबल टाइम होगा जो उसके बिजनेस का रीजनेबल टाइम होगा, उसी यूजुअल टाइम के अंतर्गत ही आपको उस वादे को निभाना है। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में मार्केट में जाते हैं और एक सब्जी वाले से कहते हैं भैया शाम को आज हमारे यहाँ खाना बनना है, 2 किलो 4 किलो आलू पहुंचा देना। वो बोला ठीक है हम पहुंचा देंगे आपके यहाँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप जाइए साहब, क्या बात करते हैं, आलू आपके घर पहुंच जाएगी। और वो आलू लेकर आया है, आपको खाना खाना है रात को 9 बजे, आलू लेकर पहुंचे हैं झोला लेकर रात के 12 बजे, तो रीजनेबल टाइम है? नहीं है ना। तो एक जो यूजुअल टाइम एंड आवर्स है उसके अंदर ही आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, अपने वादे को निभाना है। ठीक है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये देखिए WWE तो आप लोग देखते होंगे, हमारे जॉन सीना भाई, जॉन सीना क्या कर रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं डिलीवर ए कार बटिस्टा। अब बटिस्टा नाम या बटिस्टा जो भी हो, ऑन ए फिक्स डे, एक निर्धारित दिन पर, जॉन मस्ट अप्लाई टू बटिस्टा टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस,
कि हाँ एक रीजनेबल प्लेस जो है अपॉइंट करेंगे ना, इस जगह पर आ जाना, हम तुमको क्या कर देंगे, एक कार देंगे। क्या देंगे, कार देंगे। फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट मस्ट एंड डिलीवर इट टू हिम एंड एट सच प्लेस। ठीक है, ये है, इसको एक बार आप लोग जो देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, सेक्शन 56। सेक्शन 56, सेक्शन 56 क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा किया गया है जो पूरा जिस एक्ट को करने में वो क्या है, इम्पॉसिबल हो, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, सेक्शन 56 के अंतर्गत हमने पहले ही बताया था क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और unlawful, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or unlawful or by reason of some event which the promisor could not prevent becomes void when the act becomes impossible or unlawful। ठीक, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भैया इम्पॉसिबल हो गया, अनलॉफुल हो गया, कब, कोई घटना घट गई, कोई रीजन हो गया, मान लीजिए वो वादे को निभा रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने जा रहा था। ठीक है, रीजनेबल टाइम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई इवेंट हो गया जिससे वो उसने अपने वादे को निभा नहीं पाया, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स वाइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब उस काम को करने में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सेक्शन 56 तक हम लोगों ने जो है देख लिया है। एग्जाम्पल इसका बस देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो आपके कुछ सेक्शन बचे हैं, जैसे बीच के कुछ क्वेश्चन है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके जो सॉरी टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोग जो है कवर करेंगे। आज की क्लास को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मॉक टेस्ट की भी आपकी 100 क्वेश्चन की कल आपकी जो है सीरीज रहेगी, उसको आप जरूर अटेंड करिएगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। उसके बाद फिर आपकी जो है एक टॉट की क्लास होगी, फिर उसके बाद टॉट की एक क्लास ऐसे पूरी रिवीजन क्लास हम आपके लेंगे, 1 से 2 घंटे की रिवीजन क्लास, जिसमें आपको पूरा टॉट जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके भी 100 क्वेश्चन की आपकी सीरीज हम आपके पास लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट, टॉट के और कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो बने रहिए यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।